आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं और इस किताब का नाम है डायनेमिक डीएम। जिस किताब को लिखा है डॉक्टर हीरा लाल, आईएएस ऑफिसर हैं। अगर हम फिलहाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई विभाग होता है, सिंचाई विभाग में फिलहाल वो विशेष सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज खुद कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि आज कहानी सर के ज़ुबानी होगी। और ज़ुबानी क्यों होगी? क्योंकि कहानी ऐसी है, आज हर किसी के मोबाइल में ये कहानी तैर रही है। दरअसल एक एक्टर का किडनैप हो जाता है। अगर वो एक्टर इनको सही वक्त पे मिला होता तो जाहिर सी बात है कि सुनील पाल का किडनैप कभी नहीं हुआ होता। क्योंकि सुनील पाल से की कहानी आप लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह से उनका किडनैप होता है और धीरे धीरे करके उनके अलग अलग बार में लगभग 8 लाख रुपए की रकम निकाल ली जाती है। कैसे ये मुश्ताक खान के जो एक्टर है उसके कांटेक्ट में आते हैं। मुश्ताक खान वो जो गदर फिल्म में सनी देओल का एक दोस्त होता है, जो पाकिस्तान में दिखाया गया है। उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, काफ़ी हंसी ठिठोली वाला वो किरदार है और अक्सर आप मीम्स वगैरह में उनको देखते हैं, मुश्ताक खान को। तो ये कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल मेरी अभी सर के माध्यम से ही मुश्ताक खान से बातचीत हुई है और काफ़ी लगभग 24-25 मिनट के आसपास बातचीत हुई थी। तो उस बातचीत के कुछ अंश हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दरअसल एक फ़ोन पहुँचता है, राहुल सैनी नाम के एक लड़के का फ़ोन पहुँचता है और वो राहुल सैनी फ़ोन करके एक्टर मुश्ताक खान से कहते हैं कि सर नमस्कार, मैं एक एनजीओ के लिए काम करता हूँ और मैं कुछ लोगों को आपके द्वारा सम्मानित कराना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 लोग सम्मानित होंगे और इसके बाद कुछ लोगों के फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ खींचेंगे और आप वापस चले जाना। इसके लिए जो दिन था वो 20 नवंबर 2024 की तारीख तय कर दी जाती है। जब बातचीत आती है कि भाई आप मुझे बुला रहे हैं तो इसके बदले में क्या देंगे, तो बात आती है कुछ बार्गेनिंग की। तो यहाँ से सीधे सीधे डिमांड की जाती है 1 लाख रुपए की, यानी कि मुश्ताक खान को अपनी उस जगह पर, यानी मेरठ की उस जगह पर बुलाने के लिए 1 लाख रुपए की रकम, आना जाना और हवाई जहाज़ के आने जाने का टिकट की व्यवस्था करनी थी। तो राहुल सैनी कहता है सर 1 लाख रुपए तो आप ज़्यादा मांग रहे हैं, कुछ कम कर लीजिए। तो मुश्ताक खान कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, देखो क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। कुल मिला के बात आगे बढ़ती है तो वो बात 75,000 रुपये के आसपास आती है। फिर वो लड़का फिर कहने लगता है कि सर 75,000 ज़्यादा हैं, थोड़े से प्लीज़ कम कर लीजिए। तो कहते हैं ठीक है, बताइए क्या दोगे। बोले मैं आपको 50,000 रुपये तक दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा देने की मैं कोशिश करूँगा। जो मेरी टीम के लोग हैं, बाकी लोगों से मैं बातचीत करूँगा। तो जब ये बात तय हो जाती है तो उसके बाद फिर 25,000 रुपये की रकम जो थी वो गूगल फ़ोन के माध्यम से उनके मोबाइल में पहुंच जाते हैं 25,000 रुपये। और जैसे 25,000 रुपये आते हैं उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। अब ये बातचीत चल रही है अक्टूबर 2024 के टाइम में और ये बात हो रही है नवंबर में, यानी कि 20 नवंबर को प्रोग्राम है, दिन का ये प्रोग्राम होगा। तो जब ये हवाई जहाज़ का टिकट वगैरह होता है तो हवाई जहाज़ का टिकट इनके पास पैसे 4 नवंबर को इनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और 8 नवंबर को इनके पास एक बॉम्बे से दिल्ली का टिकट दे दिया जाता है। और टिकट जब दिया जाता है तो कहा जाता है कि आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही होगी, आपको उस गाड़ी में आना है और बैठना है। अब जैसे ही ये मुंबई की एयरपोर्ट पर मुश्ताक खान इंतज़ार कर रहे थे तो पता चलता है कि जो इनकी फ़्लाइट है वो तय जो समय था उससे 1 घंटे लेट हो जाती है। अब वहाँ से वो राहुल सैनी को फ़ोन करते हैं कि राहुल सैनी, तुम्हारा प्रोग्राम तो वैसे भी लेट हो जाएगा, तो इसलिए इस ट्रिप को हम कैंसिल करते हैं, कभी फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर 1 घंटा लेट हो गए हैं। तो राहुल सैनी ने कहा कि सर आप परेशान क्यों होते हैं, वैसे भी मुझे सिर्फ 8-10 लोगों को आपसे सम्मानित करना है और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा टाइम हम आगे बढ़ा लेंगे, जो भी हमारे पास लोग हैं हम इन लोगों को रोक लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब यहाँ कुल मिला के जो एक टाइम था उस हिसाब से 1 घंटे फ़्लाइट लेट हो जाती है। ये शाम को, यानी कि 20 नवंबर 2024 की शाम लगभग 7:15 बजे के आसपास ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। एक ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ एक लड़का होता है, वो इनका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ मुश्ताक खान ने ये देखने की, जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, कोई भी इस तरह की तफ्तीश नहीं की, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले ना जाने वो कितने एनजीओ, कितने प्रोग्रामों में शामिल हो चुके थे, इसलिए आराम से बैठ जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है तो ये बताया जाता है कि आगे मेरठ के पास में एक जैन शिकंजी करके है, वहाँ पर आपको गाड़ी बदली जाएगी, आप गाड़ी चेंज कर दीजिएगा। इस गाड़ी की बस मियाद यहीं तक है, इससे ज़्यादा नहीं। गाड़ी में जब जा रहे थे तो इस तरह की पॉलिटिक्स की बातें शुरू हो जाती हैं और पॉलिटिक्स की बातें शुरू होने के बाद अब ये जैसे मेरठ की हद में पहुँचते हैं, हद में पहुँचने के बाद गाड़ी ज़रूर बदलती है, ड्राइवर वही रहता है, साथ में जो एयरपोर्ट से व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी साथ में रहता है। 2 और जने आ जाते हैं और दोनों के हाथ में होते हैं हथियार। अब उनके पास शस्त्र होते हैं। शस्त्र होने के बाद
अब मुश्ताक खान पीछे अब अकेले बैठे हुए थे अभी तक, लेकिन बराबर में एक साइड में इधर बैठा हुआ व्यक्ति है, दूसरे साइड में इधर बैठा हुआ है, बीच में मुश्ताक खान बैठे हुए हैं और मुश्ताक खान ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या है। तभी उनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी जाती है और कह दिया जाता है कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो यहीं ढेर कर दिए जाओगे। वो लग रहा था जैसे कि फिल्म की शूटिंग चल रही हो। आज तक एक्टिंग भी तो ऐसा होता था, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए मुश्ताक खान समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, शोर मचाएं कि नहीं मचाएं, कैसे मदद मांगें। अब उनके कुछ देर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इसी बीच में एक चादर उनके ऊपर आके डाल दी जाती है, यानी कि उन्हें देखने की भी परमिशन नहीं थी। गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुल मिला के लगातार गाड़ी चल रही थी। चलते चलते जब बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है, अचानक से पता चलता है कि लगभग 10 या सवा 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक जगह जाकर गाड़ी रुक जाती है। वहाँ रुकने के बाद अंदर अपने उसमें बैठ जाते हैं। अब इनसे बातचीत होना शुरू हो जाते हैं। बताया जाते हैं लगभग 8 या उससे कम या ज़्यादा लोग रहे होंगे। और इसी बीच में उनका शराब पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बीच बीच में कोई उनका जो मुखिया था, सरदार था, वो सरदार बीच बीच में आता था और मुश्ताक खान को डपटता भी था। डपटने के साथ साथ वो कभी कभी थप्पड़ भी मार दिया करता था, कभी कभी घूंसा मार दिया करता था, कभी वो गालियाँ दिया करता था। और बस उसका एक था कि उसको टेरराइज करने के बाद बस ये पता कर सके कि आखिरकार तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना नहीं। अब उन्होंने डिटेल जाना शुरू कर दिया बैंक अकाउंट के बारे में। बहुत सारी मोबाइल उनका छीन ही लिया था। मोबाइल वो बातचीत करने की स्थिति में थे नहीं। अब वो बहुत बुरी तरह से मुश्ताक खान डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है। एक लड़के तो शराब पी रहे हैं, दो एक जो लड़के होते हैं वो उनके साथ मारपीट वगैरह इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात आती है कि तुमने यार लगभग 400 के आसपास फिल्में की हैं और अभी तुम्हारी गदर 2 मूवी आई थी, उसमें बहुत सारा पैसा भी कमाया था उस फिल्म ने, कम 4-5 करोड़ रुपए तुम्हें वहाँ से मिल ही गए होंगे। इस तरह की बातें करते करते शाहरुख खान के साथ तुमने काम किया है, आमिर खान के साथ तुमने काम किया है, तमाम हीरो के नाम लिए जाते हैं, इनके इतने सारे के साथ तुमने काम किया है, तो पैसे तो तुमने बहुत सारे कमाए होंगे। मुश्ताक खान की सांस में सांसें अटक रही थी। 70 साल से ज़्यादा की उस आदमी की उम्र, और वो जो नए लड़के होते हैं वो लगातार उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, डबट रहे थे, कुछ ना कुछ इस तरह से टेरराइज कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे। बीच बीच में उन्हें आराम मिलता था, बैठ कर आराम से शराब पीना शुरू कर दिया करते थे। इस तरह से लगातार चलता चला जाता है। लगभग 12 बज जाते हैं, रात के 1 बज जाता है। करे तो क्या करे, वो आदमी समझ नहीं पा रहे थे। कुल मिला के थोड़ा दिन निकलने की उसमें था। एकदम अजान की आवाज़ आती है और जैसे अजान की आवाज़ आती है तब तक वो पूरी तरह से, जितने लोगों ने शराब पी हुई थी, वो एकदम बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। यानी कि उन्हें अब होश नहीं था, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। और इन किडनैपर्स ने जैसे कि अब बिल्कुल पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, घर को बंद कर देते हैं, तो ऐसे बंद भी नहीं कर पाए थे। अब उन्होंने जब देखा कि ये कोई हिलने की स्थिति में नहीं था, तो इसी बीच में वो वहाँ से निकलते हैं। मुश्ताक खान निकलने के बाद बाहर जाते हैं तो एक आदमी अपने टेम्पो या किसी ऐसे की वाहन में किसी बच्चे के साथ था और वो कुछ ना कुछ कर रहा था। तभी पूछा जाता है कि भाई मस्जिद कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि मस्जिद तो यहीं पास में है। तो वो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं मुश्ताक खान, और नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं पर किसी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो फिल्मों में काम करते हैं। अब जब फिल्मों वाली बात आती है तब उन्होंने अपना बताया कि साहब मेरे साथ कुछ इस तरह की हालत हो गई है। तब उन्होंने जो व्यक्ति मस्जिद में मिला था उन्होंने कहा कि आप परेशान ना होइए और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी मन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। पैसे उनके जा चुके थे, मोबाइल उनका जा चुका था। इसी बीच में अपनी बीवी का नंबर याद था और बीवी से वो बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे जितने भी बैंक के अकाउंट वगैरह हैं, जाकर बैंक में जाकर बात करो, सारे पिन कोड वगैरह सब कुछ जो भी इनका होता है, पिन होता है, वो सब मैं दे चुका हूँ। ऐसा ना हो कि गुजर के बाद मेरा अकाउंट खाली हो जाए और आप बस मेरी ये जो भी आसपास के पुलिस हो वहाँ से भी मेरी मदद मांगने की कोशिश करना। अब यहाँ वो लोकल में तो ज़्यादा किसी से बातचीत करते नहीं हैं। लोकल में लोग जो भी लोग थे वो उन्हें गाजियाबाद पहुँचाते हैं, गाजियाबाद से सीधे पहुँचते हैं दिल्ली, दिल्ली से बम्बई पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहानी कोई उसे यकीन नहीं कर रहा था, सच कहानी को मान ही नहीं रहा था। ये बात थी 20 और उसके बाद अगला दिन निकल आता है 21 नवंबर 2024। तब उसके बाद फिर जब कोई सुनता नहीं है, पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है मुश्ताक खान की, तो परेशान होकर वो अपना शांत बैठ जाते हैं। अब शांत बैठ जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा वक्त और आगे बढ़ता है, ये बात है शायद 7 दिसंबर 2024 को। 7 दिसंबर 2024 को ये IAS ऑफिसर डॉक्टर हीरालाल जी के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद वो अपनी कहानी बयां करते हैं। अगर काश उनकी मुलाकात डॉक्टर हीरालाल IAS ऑफिसर से अगर पहले हो जाती, तो सुनील पाल का जो एक्टर हैं, जो हास्य कलाकार हैं, उनका जो किडनैप होता है उसके बाद 8 लाख रुपए की रकम जो उनसे लूट ली जाती है अलग बार में, वो कभी नहीं लूटती। लेकिन ये जो FIR होती है मुश्ताक खान जो कराते हैं, तो उसमें आपका बड़ा रोल रहा था। सर कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? मैं 7 दिसंबर को बम्बई अपने किसी काम से गया था। मैं किसी डॉक्टर से मिलने गया था, मुझे कुछ दिक्कत थी, उन्हीं को दिखाने गया था।
तो मैं रुका था, तो वहाँ एक अनुराग श्रीवास्तव एक एक्टर है जो कि इनके साथ मुश्ताक खान साहब के साथ काम कर चुका है। उसने मुझसे कहा, वो मेरा नोन टू है, तो उसने कहा सर कि मैं मुश्ताक खान साहब से मिलवाना चाहता हूँ आपको। तो ये मुश्ताक खान साहब और वो और उसका एक साथी अमीर सैफी नाम है, ये तीनों लोग आए। मैं किसी से वहीं बैठ के बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने इनसे बात शुरू की, तो इन्होंने ये पूरी जो कहानी आप बता रहे हो, ये इससे ज़्यादा डिटेल में मैंने इनसे पूरी कहानी सुनी। फिर इन्होंने बताया कि साहब ये मेरी घटना अकेले नहीं है, इसके पहले राजेश पुरी हैं, उनकी भी घटना हो चुकी है और उनका कुछ न्यूज और वीडियो भी मुझे दिखाए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी तो 20 नवंबर को है, उसके बाद 2 दिसंबर को, मतलब कि इनकी घटना के 12 दिन बाद सुनील पाल साहब की भी घटना हुई है, उनकी FIR भी हो गई और न्यूज बहुत आ रहा है। तो हमने कहा कि आप मेरी सुनील पाल जी से बात कराइए, क्योंकि मैं पूरी कहानी को समझना चाहता था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मैं क्रिमिनल केसेज करता हूँ 145, तो मेरे अनुभव में पूरी निचोड़ को समझना चाह रहा था। तो फिर मैंने सुनील पाल जी से बात की, इन्हीं ने अपने मोबाइल से सुनील पाल जी से बात की और मैंने उनकी पूरी बात समझी। तो उन्होंने बहुत लोड नहीं लिया। हमने कहा जब दोनों लोगों की ये कही, अच्छा दोनों में तालमेल ये था कि ये कई तरह का, एक मुझे ये समझ में आ गया था कि गैंग एक है और दोनों में जो है मॉडस ऑपरेंडी सेम है। इसका मतलब उस एरिया में कोई गैंग काम कर रहा है जो कि ये घटना कर रहा है। तो मैं तो इनको भूल गया कि इनकी घटना, मुझे अपना स्टेट याद आया कि अगर मान लो ये गैंग नहीं रुकता है तो ऐसे घटनाएं और होंगी, तो हमारा यूपी बदनाम होगा। तो मुझे ये दर्द, ये मतलब दर्द मुझे सताने लगा कि मुझे अपने स्टेट की इस तरह की बदनामी से रोकना चाहिए। ये मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आया। फिर मैं जब ये कैलकुलेट हो गया कि वो गैंग सेम है और उसी एरिया में है और सेम मॉडस ऑपरेंडी है, तो मैंने फिर वहाँ ये कहें MR चौहान SDM नगीना, उनका नंबर मेरे पास था, मैंने उनसे फ़ोन से बात किया। अच्छा। हमने कहा बताओ CO सिटी का नंबर कौन है? तो उन्होंने बताया संग्राम सिंह है, ये नंबर है, अभी मैं बोलता हूँ, आपसे बात करते हैं। मैंने संग्राम सिंह से बात किया, मैंने पूरी कहानी बताई। हमने कहा देखो यहाँ ये गैंग, मैंने दोनों घटना सुन ली है, एक गैंग सेम है और बहुत बदनामी होगी और उसी एरिया में इसको तुरंत बूस्ट कर देना चाहिए, इसको किल कर देना चाहिए जिससे अगली वारदात ना हो। फिर संग्राम सिंह CO साहब से इनकी बात कराई। फिर मैंने SP अभिषेक साहब से बात की, तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि मैं कहीं हूँ और आप, मैं नंबर भेज दीजिए, मैं बात करता हूँ। 1 घंटे के बाद इनके पास फ़ोन आया मुश्ताक साहब, इन्होंने पूरी बात बताई। फिर उन्होंने CO सिटी को डायरेक्ट किया, CO सिटी ने इनसे फिर कहानी पूछी। हमारा पहला क्वेश्चन इनसे ये था कि 20 की घटना आपने FIR कराई क्यों नहीं? क्योंकि मेरा 17 दिन बाद हो गया, आप क्या कर रहे थे? तो इन्होंने बताया साहब हम यहाँ बॉम्बे में ट्राई किए, यहाँ भी नहीं हुआ। और इन्होंने ये भी बताया कि इनका जो मैनेजर है कोई शिवम यादव है जो इनके साथ काम करता है, वो मुरादाबाद में है। शिवम यादव ने इनके बिहाफ पे वहाँ कोशिश की, कहाँ? बिजनौर में। तो उसकी ना सुनवाई हुई। इनका मतलब कुल मिला के इनका FIR दर्ज नहीं हुआ। ये भी बताया कि हमसे वो तहरीर ले लिए, रिसीविंग नहीं दिए और मतलब ओवरऑल हुआ नहीं। तो फिर ये जब कहानी समझ में आ गया तो मैंने संग्राम सिंह से बात करने के बाद इनका, हमने कहा CM से कहो दोबारा वो जाए वहाँ और तहरीर दे। तो अगले दिन वो गया, तहरीर हुई, फिर उसके अगले दिन FIR हुआ और पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया इस केस में, वाकई जितने भी हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो मैं तो वहाँ के SP साहब, अभिषेक का और संग्राम का और उस पूरी टीम में लगे हुए जो ये गैंग थी, गैंग वही जो कि न्यूज आ रही गैंग सेम थी, वही मॉडल, ये मैं समझ चुका था, मेरे अनुभव जो हैं एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इस तरह से मुश्ताक साहब मेरे टच में आए। एक जो अच्छा काम कभी होने को होता है। अब इससे क्या हुआ, 3 घटना राजेश पुरी की और मुश्ताक साहब की और सुनील पाल की। मैंने कहीं न्यूज़ में और पढ़ा कि शक्ति कपूर की भी घटना हो रही थी, उन्होंने पैसा ज़्यादा मान लिया इसलिए वो एडवांस नहीं भेज पाए। बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये पढ़ रहा था तो उसमें ये बताया कि शक्ति कपूर बस इस, अगर ये FIR न होती सुनील पाल की तरफ से, मुश्ताक खान की तरफ से, तो शक्ति कपूर भी कहीं ना कहीं निशाना बन जाता। हाँ, तो इससे देखिए मुझे 2 चीज़ अच्छी लगी। एक तो मुश्ताक साहब 74 या 70 प्लस हैं, वो 20 दिन से अंदर अंदर घुल रहे थे। जब मेरे सामने वो आए तो उनके चेहरे पे, और मुझे वो इंसान अच्छे लगे, पुराने ज़माने के अच्छे इंसान। तो जब 1 घंटे बाद ये सब हो गया तो उनके चेहरे की जो
वो थी, ग्लूम थी, वो एक हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गई, एक बात। दूसरा, इस पूरी घटना से वहाँ जो गैंग लगातार काम और आगे करती और बदनामी होती और लोगों को दिक्कत होता, वो बचा। तो मुझे इस तरह से ये पूरी इसकी कहानी बनी, जिसके बारे में आपको किसी ने बताया, आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। वो तो सर किताब की मेहरबानी कहूँगा, क्योंकि ये किताब मेरे पास भी है और मेरी आपसे मिलने की ख्वाहिश भी थी, जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी के अनुभव भी शेयर किए हैं, चाहे वो आपके प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और उसके बाद फिर आपने जो एग्ज़ाम क्रैक किया था और आज एक IAS ऑफिसर हैं और आपका बेहतरीन काम, जैसा इस किताब का नाम वैसे ही आपका बेहतरीन काम। तो आपको इस किताब के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो एक यूपी में जो इस तरह का एक अजीब तरह का क्राइम था, जिसके बारे में शायद पता भी नहीं चल पाता, तो उसको भी आप अपने माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से उसको अपने उजागर कराया। और एक जो मुंबई में काम करने वाले एक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं, मैं मुजफ्फरनगर में ADM ही रहा हूं। अच्छा। तो उधर के सारे क्राइम के बारे में मैं ADM ही रहा हूं, तो मैं गैंगस्टर और ये सारे केस भी देखता था। अच्छा। तो मुझे उधर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत गहराई में तो नहीं, लेकिन जानकारी है। इतने साल की सेवा के बाद ये हीरो किडनैपिंग वाली घटना पहली बार सुना मैंने। तो इसने मुझे झकझोरा कि अरे, हीरो एक जो है बहुत हाईलाइटेड इशू है, ये पूरे मतलब कंट्री में एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी। इसलिए मैंने देन एंड देयर मैं इसमें करीब मेरे 2-3 घंटे गए, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक क्राइम करने वालों गैंग की बूस्टिंग हो गई और एक अच्छे इंसान को एक न्याय मिल गया। ये मुझे अच्छा सर इसमें यहाँ एक मिस्टेक रही है कि मुरादाबाद के जो उनके मैनेजर हैं शिवम यादव, जैसे आप बता रहे हैं, अगर उन्होंने जाके थाने में शिकायत की थी तो कम से कम पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था, ताकि किसी और के साथ, जैसे सुनील पाल के साथ हुआ, तो ये होता नहीं। मुझे लगता है कि वो शिवम प्रॉपरली बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर पाया। जैसे मैंने हाईलाइट, नेचुरल सी बात है कि मैं IAS अफसर हूँ। मैंने अभिषेक से भी पूछा कि आप मुझे जानते हो, तो मुझे जानते भी थे। संग्राम भी मुझे कहीं जानते थे इसी किताब की वजह से, कहीं न हम लोग एक ही स्टेट में। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया और बहुत अच्छा काम किया, जिसको कहेंगे विद इन नो टाइम उस क्राइम के पूरे गैंग को ओपन किया और किल किया। तो ये अच्छी चीज़ है। और इस केस से ये मतलब ये बहुत बड़ा केस स्टडी है हम सभी को लोगों के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन इनसे ये था, मुश्ताक साहब से, कि आपके बताइए, आपसे जब उसने कहा कि ये पैसा मिलेगा, तो आपको तो मांगना चाहिए था ना कि तुम अपना आधार कार्ड भेज, इसके पहले अगर तुम NGO चलाते हो, कराए हो, तो उसका न्यूज़पेपर भेजो, कुछ मांगा आपने पैसा? तो इन्होंने कहा है, हम लोग, इनका जो जवाब था मुश्ताक साहब का, उनका ये कहना था कि साहब हम लोग ऐसे 40 साल से जा रहे हैं, कहीं कोई घटना नहीं हुई, तो हम तो यूज टू थे, इस तरह कोई न मांगते हैं और जाते हैं, ये तो पहली बार ऐसी हुई। डायरेक्ट संपर्क में आया था। यही गफलत इनको टार्चर में जो फंसे, जो टार्चर हुए, वो बहुत दुखी थे जब हमसे मिले। लेकिन अगले दिन ये अपने बेटा है इनका मोहसिन डायरेक्टर, जब FIR हो गई तो दोनों लोग आए, बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे। हमने कहा कि शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ड्यूटी है, हमारे पास जो है हमें देना चाहिए। हमारे पास वो कनेक्ट था, वो मेरी ड्यूटी है, मेरा स्टेट है, मेरे स्टेट में कहीं कोई गलत काम होगा और मुझे पता लगेगा तो उसको ख़त्म करने के लिए मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपने स्टेट में एक गलत काम को आगे होने से रोका है, बाकी ये मेरी ड्यूटी थी। तो जिस तरह से मेरी बात हुई थी मुश्ताक खान साहब से, लंबी बातें हुई, तो उन्होंने स्पेशली धन्यवाद दिया है DM साहब रहे हैं, डायनेमिक DM यानी कि डॉक्टर हीरालाल IAS ऑफिसर, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में विशेष सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, और उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी बिजनौर की पुलिस को, कि उन्होंने बाद में ही सही, लेकिन उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। उनका ये कहना था कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं होती या कार्रवाई नहीं होती तो शायद उन्हें पूरी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहता, मलाल रहता। देर आए दुरुस्त आए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए धन्यवाद तो बनता ही है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।